सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लाइट्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट PYQ हैं। ठीक है, साथ साथ में डेट लिखी है, शिफ्ट लिखी हुई है, कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन से पेपर में आया हुआ है। ठीक है, लाइट्स एंड ऑप्टिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ऑप्टिक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फार्मूला n इज इक्वल टू C/V। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं, n से, जिसका फार्मूला होता है C/V। यहाँ पे C है, C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and V is equal to speed of light in any other medium। ठीक है, साथ साथ में हम लिख लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। जिनको बिल्कुल समझ नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके, इसको डिनोट करते हैं n से, इज इक्वल टू C/V। ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कुछ लिख लेंगे, जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.333, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.417। ठीक है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.31, और इथाइल अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.36, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ठीक है, इसलिए हम वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए रिफ्रैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेते हैं। ठीक है सर, चलो कंटिन्यू करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है सर, चलो। द रिफ्रैक्शन ऑन बाथरूम मिरर, द लेक एंड द ग्लेयर ऑन द पेयर ऑफ ग्लासेस आर काज्ड बाय विच ऑफ द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमारा ऑप्शन है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ग्लॉसी रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे कि इसका ऑप्शन है B, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। पेज ऐड कर लेता हूँ मैं, सॉरी। ठीक है, हम पढ़ लेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब लाइट आई, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी स्मूथ सरफेस से। ठीक है, एक डेफिनेट एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट करे, जब स्मूथ सरफेस पे लाइट गिरेगी और एक डेफिनेट एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करे, उसे बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाथरूम मिरर एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, जब लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी तो एक पर्टिकुलर एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, मतलब कि ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है,
हम लिख सकते हैं कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज लाइट reflected from a smooth surface at a definite angle. ओके इसकी एग्जांपल्स यहाँ से देख सकते हैं कि बाथरूम मिरर हो गया, लेक में हो गया, ग्लेयर शीशे के पे, जैसे पेयर ऑफ ग्लासेस हमने जो स्पेक्टेकल्स पहनी होती है उस पर जब ग्लेयर आता है, वो सारी एग्जांपल है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की। एक होती है हमारी टर्म डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको भी देख लेते हैं कि जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है कि जब यहाँ पे हमने स्मूथ सरफेस पे देखा ना, जब रफ सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी लाइट रफ सरफेस पे, और यहाँ पे था एक डेफिनेट एंगल था ना, बिल्कुल इसका ऑपोजिट कि ऑल एंगल्स या ऑल डायरेक्शंस। ओके सर, और हम जो भी चीज़ें देखते हैं आसपास वो होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे हम इसकी एग्जांपल आ गई रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। ओके, और हमारा एक ऑप्शन है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में देख लेते हैं। जी सर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है कि जैसे हमने दो मिरर टेक कर लिए, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है, ठीक है, ये एक हमारा सिंगल सोर्स है लाइट का, अज्यूम कर लो टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से टॉर्च की लाइट गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, इस पे गिर रही है यहाँ पे, फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, इस पे जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, इस पे जा रही है। ऐसे ऐसे जब दो सरफेस से सिंगल सोर्स की लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती करती बार बार रिफ्लेक्ट करे, बार बार रैपिडली रिफ्लेक्ट करे, उसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बार्बर शॉप पे लगे होते हैं मिरर्स, ठीक है, एक जिस पे हम देखते हैं कि बाल कट रहे हैं सामने से, और एक पीछे लगाया होता है, वो भी एग्जांपल है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की, कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ से, सामने से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है आगे वाले मिरर पे, ठीक है, घूम के लाइट जा रही है पीछे वाले मिरर पे, ठीक है, हमें आगे का भी दिख रहा है और पीछे का भी दिख रहा है, और पीछे वाले मिरर में आगे वाला दिख रहा है। ऐसे करते करते मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है। जी सर, उसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट सुटेबल। ये जो टर्म्स होते हैं नॉट, इनकरेक्ट, ठीक है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें ऑप्शन दिए होंगे मैक्सिमम कि जिसमें सूटेबल वाले ऑप्शन दिए होंगे, हम कोई ऑप्शन लगा लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। कीवर्ड्स पकड़ो कि अगर नॉट है तो नॉट पे ध्यान रखना है कि नॉट सूटेबल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड स्ट्रक्चर, एलईडी का स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है, इसमें से कौन सा एलिमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, ये 4 एलिमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा एलिमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके सर, ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल 2022 में। ओके, तो इसका आंसर होगा जर्मेनियम, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
जर्मेनियम क्या है? एक मेटलॉइड है, ठीक है। जर्मेनियम एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड होता है जो दोनों की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है, मतलब मेटल भी होगा, मेटल की प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज वो मेटल की देगा और कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल्स की देगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका कोई पढ़ाई से कोई लिंक है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया हमने, इसके बारे में पढ़ लिया, वापिस ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। जो समझने वाली चीज़ है मैं उसको बार बार समझाने की कोशिश करूंगा कि जब तक आपको समझ ना लगे, मैं कोशिश करूंगा समझते रहे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि गोल्ड कॉपर हैपन टू अब्जॉर्ब डैश एंड वायलेट लाइट, डैश एंड वायलेट लाइट लीविंग येलो लाइट। कि गोल्ड और कॉपर, एक एलिमेंट है हमारा गोल्ड और एक कॉपर, ये दोनों मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कौन कौन सी लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं? ये ऑब्जॉर्व करते हैं ब्लू एंड वायलेट लाइट, ये ऑब्जॉर्व करते हैं और लीव करते हैं येलो लाइट, ठीक है। इसीलिए देखिए एक बार फिर से कि गोल्ड और कॉपर दोनों मेटल्स हैं, ये लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, ब्लू और वायलेट कलर की लाइट ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे आगे कि वाइट लाइट के 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके, ठीक है। ये लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, ब्लू और वायलेट कलर की लाइट ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और लीव करते हैं और निकालते हैं कौन सी, येलो, और येलो कलर की लाइट निकालते हैं, इसलिए इनका कलर होता है, दैट्स वाई दे आर येलोइश इन कलर। ओके सर, ध्यान रखेंगे कि गोल्ड और कॉपर कौन सी लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, ब्लू एंड वायलेट, और लीव करते हैं येलो लाइट। इसका ऑपोजिट भी आपको नेक्स्ट पेपर में पूछ सकते हैं, हो सकता है कि ऑपोजिट पूछे कि कौन सी लाइट लीव करता है और ऑब्जॉर्व करता है ब्लू और येलो। ब्लू और वायलेट का पूछा हुआ होगा कि ये कौन सी लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, ब्लू और वायलेट, और लीव करते हैं येलो लाइट, इसलिए इनका कलर येलोइश होता है। ओके सर, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, हाउ मैनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ। एमटीएस का पेपर है, आसान क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ठीक है, पूछते हैं कि कितने कलर होते हैं लाइट में। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको हम लर्न कर सकते हैं विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा सी। ओके सर, 7th क्वेश्चन पे चलेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दी रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट, रेड और ग्रीन वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट के अलावा विच अदर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ओशन, ठीक है। ओशन का कलर ग्रीन भी होता है, ठीक है। सनलाइट ओशन ऑब्जर्व कर लेता है कौन कौन से कलर्स, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा कलर वो ऑब्जर्व कर लेता है, दैट इज येलो, ठीक है सर। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सीरीज आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में करीब करीब 50 क्वेश्चन कर ले। ओके सर, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज ए हेडलाइट। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था कनकेव मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ओके।
अब इतनी डिटेल में आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन यूजेस पढ़ा सकता हूँ अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इज यूज्ड इन द व्हीकल्स ऑफ द हेडलाइट्स? तो ये होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। ये क्यों होता है कनकेव मिरर यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये लाइट को स्प्रेड करता है, स्प्रेड लाइट टू लॉन्गर डिस्टेंस। ओके सर, व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज होता है कनकेव मिरर। और हम पढ़ेंगे, ये हम आगे जाके शायद पढ़ेंगे वापिस से, एक मैं क्लास लूँगा जिसमें हम कंप्लीट फिजिक्स करेंगे। ठीक है, एक मैराथन क्लास होगी वो 4 आवर्स की। अभी नहीं, लेकिन शायद जब सीपीओ का एग्ज़ाम आ रहा होगा तो शायद हम करेंगे। ठीक है, एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें मैं सारी चीज़ें वापिस से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये PYQ से हमें एक आइडिया पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है सर, हम वही पढ़ेंगे जो पेपर में पूछा जा रहा है। हमें PhD तो करनी है नहीं, या हम कोई फिजिक्स के स्टूडेंट तो है नहीं, हमें उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आ रहा है। ठीक है, PYQ से आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे लेवल क्या है पेपर का। एक्चुअली हम बड़ी बार हमारी सिलेक्शन इस वजह से नहीं होती क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं भाई। जो हमें नहीं भी पढ़ना चाहिए वो भी हम पढ़ रहे हैं। नॉलेज तो आ जाती है दिमाग में, हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, लेकिन जो पेपर में आती है चीज़ उस टाइम हम उसे याद नहीं कर पाते। ठीक है, पेपर में टाइम बड़ा कम होता है, उस टाइम पे जल्दी जल्दी वो चीज़ याद आ गई, वही वही हमारे काम की है, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, ये मान के चल लो। तो एक 9th क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर शुड बी लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट? लेटरल इन्वर्जन करते हैं प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स लेटरल इन्वर्जन करते हैं। अभी कोई पूछेगा लेटरल इन्वर्जन क्या होती है? लेटरल इन्वर्जन मतलब कि उल्टा दिखाई देना, कि जो हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है, वो मिरर में राइट दिखाई देगा, जो हमारा राइट होगा वो मिरर में लेफ्ट दिखाई देगा। ठीक है सर। 10th क्वेश्चन है, पीपल हु वियर बाईफोकल लेंस हैव। हमने ये सारी कंडीशन पढ़ी थी कि मायोपिया क्या होता है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है सर, प्रेस बायोपिया क्या होता है, और कैटरेक्ट क्या होता है। ठीक है, हमने ये सारी टर्म्स पढ़ी हैं और आगे इस पे क्वेश्चन आएगा, मैं वापिस से आपको रिपीट कर दूंगा। अभी हम देखेंगे कि बाईफोकल लेंस कौन यूज़ करता है, वो करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें ना पास का दिखता है, ठीक है, नियर बाई भी नहीं दिखेगा, फार अवे भी नहीं दिखेगा, फार अवे ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखेगा। दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, पास का भी नहीं दिखेगा, दूर का भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता है? इसका रीज़न होता है वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। ओके सर, इसलिए हम बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। ऐसा चश्मा होगा, दादाजी का चश्मा, ठीक है, जिसमें ऊपर कनकेव, नीचे कन्वेक्स लेंस लगाए हुए होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द कलर ऑफ स्काई, ये जैसे लाइट या ऑप्टिक्स कह लो इसको, इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स आएंगे। ठीक है, इसमें ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर भी आएगा, और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारा कुछ आएगा। ठीक है भाई, मिरर के बारे में, कनकेव कन्वेक्स मिरर, लेंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो
मैं यहाँ पे लास्ट में नंबर दे दूंगा अपना, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, चलो कंटिन्यू करते हैं कि द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, कलर ऑफ स्काई, आसमान का रंग नीला क्यों होता है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग मतलब, स्कैटर मतलब बिखरना, स्कैटर मतलब बिखरना। हमारे काम का ये है नहीं। ठीक है, कि स्कैटरिंग क्या होती है, इतना तो आपको समझ है कि स्कैटरिंग क्या होती है, कि लाइट बिखर जाती है। हम डिटेल में ये पढ़ चुके हैं, आगे वापस से मैं एक क्लास लूँगा, उसमें मैं वापस से डिटेल में पढ़ाऊँगा कि आसमान का रंग एक्चुअल में नीला होता क्या है, फिनोमेना ये होता कैसे है। ठीक है, कि लाइट 7 कलर्स देती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, जिसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ये मैक्सिमम डिविएट होते हैं, मैक्सिमम डिविएशन होती है, इसलिए ज़्यादा स्कैटर करते हैं। जो ज़्यादा स्कैटर करेगा वो ज़्यादा बिखरेगा, ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, इसलिए आसमान का रंग नीला होता है। ठीक है, हमारे काम की चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है, एक मिनट, ठीक है, हमारे काम की चीज़ वो है कि सीवी रमन को इसके लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ढूंढने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1930। ओके सर, पेपर में ये पूछ सकता है। ठीक है, और एक टिंडल इफेक्ट के बारे में देख लेंगे। टिंडल इफेक्ट भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। वाई, कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है सर, चलो 12th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड ए डैश इमेज, वेयर एज द इमेज फाउंड बाई ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड ए डैश इमेज। ठीक है, जो स्क्रीन पे इमेज बनेगी, स्क्रीन पे इमेज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डैश मतलब क्या बोलेंगे, और जो प्लेन मिरर पे इमेज बनती है उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है सर, याद करेंगे कि स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, जो प्लेन मिरर पे इमेज बनेगी उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कनकेव मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, कि कौन कौन सी इमेज बनती है, ठीक है, तो मैं बताया था कि पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन इसके बारे में। ठीक है, देख लो भाई, एमटीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसको याद कर लो, अच्छे से काम आएगा कि ये बनती है, स्क्रीन पे बनती है रियल इमेज और प्लेन मिरर पे बनती है वर्चुअल इमेज। ठीक है सर, हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज एलईडी। ये मैं ऊपर भी बोला था कि ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है, डायोड। ठीक है, ये किससे बनता है, याद करेंगे कि सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है। ठीक है सर, हमने ऊपर पढ़ा कि हमने ऊपर प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल लेंस यूज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। ठीक है, मायोपिया को हम बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, नियर साइटेडनेस। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। और यहाँ पे हम लेंस यूज करेंगे, कौन से, मायोपिया में यूज होते हैं कनकेव लेंस।
और फार साइटनेस को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसके लिए हम लेंस यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस। और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है सर, चलो 15 क्वेश्चन देखेंगे। विच फिनोमिना डील्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम when they are excited to vibrational energy levels। ठीक है, कीवर्ड पकड़ेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से मैक्सवेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैक्सवेल क्रिकेटर नहीं है, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट भी था। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा कि रमन को, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। किस लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्कवर करने के लिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात हो रही है, हम देख सकते हैं कि रमन के बारे में हो सकती है बात। ठीक है सर, हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से इफेक्ट होते क्या हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप चाहे तो इसको एक या दो छोटी छोटी वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, या मैं कोशिश करूंगा इसको 2 या 3 वीडियो में डालूं। ओके सर, देखें हम कि रमन इफेक्ट होता क्या है। रमन इफेक्ट डील्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम व्हेन दे आर एक्साइटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, रमन इफेक्ट करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, ये डील करता है रमन इफेक्ट। ह्यूगेन्स प्रिंसिपल या इफेक्ट लिख लो। ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। देखो भाई, वेव्स कैसे बनती है कि एक पार्टिकल वाइब्रेट होगा और वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा दूसरे पार्टिकल को, और ऐसे वाइब्रेशन की वजह से वेव्स बनती हैं। ठीक है भाई, तो ह्यूगेन्स प्रिंसिपल को हम देख सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट can be considered as a source of secondary waves। ओके सर, मैक्सवेल के बारे में बात कर रहे थे। मैक्सवेल के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। मैक्सवेल क्रिकेटर वाला नहीं भाई, क्रिकेटर वाला नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। ठीक है, ये हमें बताता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ईएमएफ के बारे में। ठीक है, इतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं फिलहाल तो ऑप्टिक्स के बारे में ही देखेंगे। ठीक है सर, जो ऑप्टिक्स के रिलेटेड है वही देखेंगे। रेले इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। ओके सर, ये एक फिनोमेना होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में ही बताता है, या कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताएगा।
by particles much smaller than the wavelength of radiation। देखो, अगर रेडिएशन की वेवलेंथ मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो किसके द्वारा? पार्टिकल्स, जो कि बड़े ज़्यादा छोटे हों, किससे? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की वेवलेंथ से छोटे पार्टिकल जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे, उसके बारे में हमें रेले इफेक्ट बताता है। ठीक है, हमारे काम की चीज़ एक रमन इफेक्ट है, हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था 1930 पे, किस वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्कवर करने के लिए। ओके सर, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक क्वेश्चन यार ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन इफेक्ट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम रिफ्रैक्शन के बारे में, जो हमारे काम की चीज़ है। रिफ्रैक्शन होती है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जब वो ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ठीक है, ओके सर, या जैसे भी हो सकता है कि लाइट ट्रैवल कर रही हो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के बीच में। ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास होता है। ठीक है, यहाँ से हम जब लाइट एंटर करेंगे, लाइट अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेगी, बाहर निकलेगी, फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। ये एक रेयर मीडियम है जिसको हम एयर या वैक्यूम ले सकते हैं। ये एक पीस ऑफ ग्लास है जिसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और वापिस से रेयर मीडियम, जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर, ठीक है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके सर, और जब ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सीडीएस और एनडीए में इसके बारे में कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सेम क्वेश्चन, जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और ये जब लाइट ट्रैवल करेगी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जांपल ये हो सकती है कि जब हम ग्लास ऑफ वाटर में कोई पेंसिल डालते हैं तो उसकी शेप चेंज दिखती है, हमें वो सीधी नहीं दिखती। ठीक है भाई, वो पेंसिल हमें टेढ़ी दिखती है, पानी के अंदर अलग दिखेगी और पानी के बाहर अलग दिखेगी। ठीक है भाई, और जब हम पानी में कोई सिक्का डालेंगे, ठीक है, पानी में सिक्का डालेंगे, 5 रुपए का ठिप्पा डालेंगे, तो वो क्या होगा? वो सिक्का दिखेगा कि वो पानी के ऊपर तैर रहा होगा, वो ग्लास में बैठा हुआ नीचे। ठीक है, क्योंकि सिक्का ज़्यादा डेंसर है पानी से। ठीक है, वो नीचे बैठा हुआ होगा, लेकिन हमें दिखेगा स्लाइटली अबव द बॉटम ऑफ द टब। ठीक है जी, समझ गए? हमें याद क्या करना है? रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है,
कि चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, जब लाइट ट्रेवल करेगी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस, चलो मूव करते हैं 17th क्वेश्चन पे। What is the name of the phenomena derived from the scattering of light in which mountain tops acquire a rosy or orange hue around sunrise and sunset? ठीक है भाई, बताते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही फिनोमिना है। ये खुद बता रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड है ये चीज़, कि जब बर्फ़ पड़ी होती है माउंटेन टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई होगी, तो ये अपेयर होते हैं जब हम दूर से देखेंगे, या तो कलर होगा रोज़ी या ऑरेंज कलर के दिखेंगे। ठीक है, ये क्यों होता है, किस टाइम पे होता है? एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सॉरी। ओके सर, SSC CGL को क्वेश्चन है, और ये फिनोमिना होता है अल्पेनग्लो की वजह से। ये फिनोमिना क्या होता है? यही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माउंटेन टॉप्स क्या कर लेते हैं, रोजी और ऑरेंज कलर। ओके सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सन? देख रहे हो SSC का लेवल। SSC CGL क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कलर की लाइट सन से निकलती है। ठीक है, 3-4 बार बता चुका हूँ कि वाइट लाइट निकलती है, जिसमें से 7 कलर निकलते हैं। फिर जब हम उसको प्रिज्म में डालेंगे, वाइट लाइट की रे को जब हम प्रिज्म से पास करेंगे, ठीक है, तो निकलेंगे 7 कलर्स। होती कौन सी है पहले? वाइट लाइट। वाइट लाइट में से 7 कलर निकलेंगे। ओके, एक चलेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं बैच में शायद स्किप कर दी थी, मिस कर दिया मैंने। ये हम देख लेंगे कि द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय द टू मिरर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर। देखेंगे जब 2 इमेजेस हैं, 2 मिरर्स हैं, ठीक है, इनको इंक्लाइन किया है 120 डिग्री पे, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी? ठीक है सर, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे। n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है सर, जिसमें n है नंबर ऑफ इमेजेस, जी, ठीक है, और थीटा है ये जो एंगल दिया है। यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है, 130 डिग्री, 135 डिग्री, या कुछ भी एंगल, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एनी एंगल। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल देगा, हमसे पूछेगा कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है। ये हर बार किसी ना किसी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हमें बस ये फार्मूला याद रखना है, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। ओके, थीटा है एंगल। ओके, यहाँ पे पूछा गया है 120 डिग्री के बारे में। n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा है 120 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जाएगा 3 से, 3 माइनस 1, n इज इक्वल टू 2। सो अगर 120 डिग्री पे हम 2 मिरर्स को इंक्लाइन करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन होगी 2 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू दैट क्राउन ऑफ ग्लास?
क्राउन ऑफ ग्लास से क्लोजेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? ठीक है भाई। भाई नॉर्मल बात है, ऐसे क्वेश्चन जो है हम लर्न नहीं कर सकते, समझ के तो होगा नहीं ना, तो हम ये लर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैंने बता दिए वो आप लर्न कर लो। एक दो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, वो भी आप लर्न कर लो। उसमें से अगर पूछ लेगा तो आप बता देना। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ के हमें कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बंदे को फंसाते हैं। बंदा तुक्का मारने की कोशिश करता है कि भाई सारा कुछ पढ़ा है हमने, डायमंड के बारे में, सिफायर के बारे में, रूबी के बारे में सुना हुआ है, चलो लगा देते हैं, कुछ अपने मन से बंदा लगा देता है। ठीक है भाई, तो देख देते हैं कि क्राउन ग्लास जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.55, और कनाडा बाल्सम, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसके क्लोज होता है। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। द पार्ट ऑफ आई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू न्यूरल सिग्नल्स। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, जो बैच में हमारी क्लासेस चल रही है, हमने वहाँ पढ़ा था आई के बारे में पूरा डिटेल में, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ठीक है भाई, ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट है जो इमेज, देखो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ठीक है, उसको न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट कौन करता है। हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट की इमेज बनती कहाँ पे है। ठीक है, जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वहीं से तो न्यूरल सिग्नल कन्वर्ट होगा ना, वहीं से न्यूरल सिग्नल निकलेगा। ठीक है भाई, और ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है रेटिना पे, तो न्यूरल सिग्नल भी निकलता है रेटिना से ही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, और कोई पूछे इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, इमेज फॉर्मेशन भी रेटिना पे होती है। पेपर में नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन आई के कौन से पार्ट में होती है, वो होती है रेटिना पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज फॉर्मेशन के बारे में एक पूरी क्लास ली थी। ठीक है, बैच में जो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी चल रहा है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमने पूरी एक क्लास ली थी 1 घंटे की, जिसमें हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कौन सी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है भाई, हमने ये भी देखा था कि अगर पोल एंड फोकस के बीच में इमेज रखेंगे तो इमेज का साइज़ क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर, साइज, और इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी, लोकेशन। ठीक है, वो भी हमने देखा था, लोकेशन या पोजीशन, वो भी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा इन लास्ट इमेज। ठीक है जी, और बात याद रखेंगे, कनकेव मिरर हर बार इमेज फॉर्म करेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज मेनली ड्यू टू द विच फिनोमिना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स
तारे क्यों चमकते हैं? तारे चमकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल? ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, हम देख लेंगे कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम आता है। ठीक है, एक होता है पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप क्या करता है? ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, यूज्ड इन submarines to view objects above sea level। ओके, एक होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर लगा होता है बाइक्स पे, स्कूटीज पे या कार्स पे। ये मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हीकल। ओके, एक होता है हाइप्सोमीटर। हाइप्सोमीटर, हाइप से हम देख सकते हैं कि हाइट या एलिवेशन। ठीक है, ये यूज होता है मेजरिंग हाइट या एलिवेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। ओके सर, पूछ रहा है कि मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट इज। तो हम याद रखें कनकेव मिरर, हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर और लेंस के यूजेस हमने पढ़े थे। ठीक है, कनकेव मिरर में हमने बताया था कि इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन पे जाएंगे। इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज ऑलवेज। ठीक है, प्लेन मिरर हमेशा फॉर्म करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। इसको गांठ बांध लो भाई, पेपर में जरूर पूछेगा इसके बारे में, या कनकेव मिरर के बारे में पूछेगा, या कन्वेक्स मिरर के बारे में पूछेगा, या प्लेन मिरर के बारे में पूछेगा कौन सी इमेज फॉर्म होती है। एक दूसरा पूछेगा कि पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, ये कौन सी पोजीशन पे हमने, यहाँ पे हमने अगर ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन पी एंड एफ, हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, एट सी पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। ऐसी चीज़ें पूछेगा। ठीक है, मैंने एक क्लासेस ली थी, इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था। वापस से शायद से मैं एक लेक्चर वापस से डाल दूंगा, वो ध्यान से पढ़ लेना भाई। ठीक है भाई, चलो और एक देख लेंगे कि प्लेन मिरर का साइज ऑफ इमेज क्या होगा। ये होता है अगर इक्वल डिस्टेंस पे बंदा खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे बंदे की पूरी बॉडी दिख रही है। ठीक है, जितना मिरर का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। जितना बंदे का साइज है उतना इमेज का साइज होगा। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। देखो ये मिरर है, ठीक है भाई, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। अब मिरर में जो इमेज बनेगी वो भी यहाँ बनेगी, 20 सेंटीमीटर का यहाँ भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनती है। बनती कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है। बंदा सीधा खड़ा है, सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही होगा। ओके सर,
चलो, लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एट द फ्रंट ऑफ द आई आर कॉल्ड, ये हमने पढ़ा था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में, हमने ये पढ़ा था कि कौन सा पार्ट बॉडी का क्या काम करता है, सॉरी कौन सा पार्ट आई का क्या काम करता है। ये हमने पढ़ा था कि कॉर्निया, कॉर्निया होता है आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें से लाइट एंटर करती है, ठीक है। कॉर्निया ही अलो करता है लाइट को एंटर करने में। और जो आइरिस आइरिस होती है वो क्या करती है, कंट्रोल द डायमीटर ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, न्यूरल सिग्नल्स भेजती है। आइरिस क्या करती है, साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करती है, ठीक है जी। चलो, द लेंस टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्टिंग प्रेसबायोपिया, ये हमने ऊपर पढ़ा, तीसरी बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले ये CGL में पूछा था, CHSL में पूछा था, MTS में भी पूछा गया है, ठीक है। अब ये CGL 2019 को क्वेश्चन है कि प्रेसबायोपिया को करेक्ट कैसे करते हैं, बाईफोकल लेंस से। ओके सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द intensity of light produced by an unknown source in terms of standard source। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस, कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब कि तेज, तेज मान लो, ठीक है। एक होती है बड़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट, उस सेंस में मान लो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स ऑफ ए स्टैंडर्ड सोर्स, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं फोटोमीटर, फोटोमीटर मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब लाइट, लाइट पैकेट्स होते हैं फोटॉन्स, ठीक है। फोटो से हम याद रख सकते हैं कि लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। एमीटर करंट के बारे में बात करता है, ठीक है। कैलिपर्स मेजर करते हैं कि कितनी साइज है चीज का, सॉरी, ठीक है। फोटोमीटर क्या करते हैं, लाइट पैकेट्स होते हैं, फोटॉन्स लाइट पैकेट्स होते हैं। तो फोटोमीटर मतलब कि लाइट के बारे में बात कर रहा है, तो फोटोमीटर, हमें इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कैलिपर्स क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। और डायनोमीटर क्या होता है, डायनोमीटर होता है मैकेनिकल फोर्स को मेजर करने के, मैकेनिकल फोर्स को मेजर करने के काम आता है डायनोमीटर। और एमीटर करंट को मेजर करने के काम आता है, ठीक है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन है भाई, रजत बाई को हो गया है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। रजत बाई को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, तो उनको कौन से लेंस लगाने पड़ेंगे। हमने ऊपर पढ़ा मायोपिया के लिए यूज होगा, मायोपिया होती है नियर साइटेडनेस, ठीक है। यहां यूज होगा कनकेव। हाइपरमेट्रोपिया होता है फार साइटेडनेस, ठीक है। प्रेस बायोपिया होता है बुड्ढों वाली बीमारी, कि बंदे के सेलेरी मसल्स वीक हो गए हैं, इसलिए ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी इंसान को है, हम यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस, ठीक है सर। हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है कि अगर कोई पेशेंट, ठीक है, किसी बंदे को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको पास के ऑब्जेक्ट तो आसानी से दिख जाएंगे, किताब पढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, फ़ोन चलाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब दूर का वो दिखेगा उसको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखेगा, दूर की चीज़ें वो पढ़ नहीं पाएगा। आगे से गाड़ी आ रही है, गाड़ी का क्या नंबर है पता नहीं चलेगा, गाड़ी का क्या नंबर है,
ठीक है भाई। और उसका ऑपोजिट होता है मायोपिया। मायोपिया मतलब कि पास की चीज़ें वो बंदा पढ़ नहीं पाएगा, 25 सेंटीमीटर पे रखी नहीं चीज़ पढ़ नहीं पाएगा, और दूर की चीज़ें वो आराम से देख देख सकेगा। ठीक है सर। चलो, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है ऑप्टिक्स। ठीक है, करीब करीब ये हमारे 30 क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, इन 30 क्वेश्चन से हमने अराउंड 100 चीज़ें और एक्स्ट्रा पढ़ ली जो पेपर में काम आएगी। ठीक है, हम आप देख सकते हो कि एसएससी का लेवल है क्या। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें वो पूछता है नहीं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, इसके बारे में पूछा गया है। प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करेगा, कनकेव मिरर कैसी इमेज फॉर्म करेगा, कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा गया। छोटी छोटी टर्म्स हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, इतना सा पूछा गया है। इतना इजी पेपर आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जा रहे हैं भाई। ठीक है, मेन है कि एसएससी के पेपर में या किसी भी पेपर में आजकल कि जितनी तेज़ी से आप क्वेश्चन प्रोसेस कर सकते हो, जितनी जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तभी आपका पेपर निकलेगा भाई। आता सबको है, इजी है, चीज़ें इजी हैं, अगर बंदा दिमाग थोड़ा लगाएगा तो वो शायद कर पाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, जो बंदा तोड़ के, जैसे ये था फोटोमीटर। ठीक है, जो बंदा तोड़ के फोटोमीटर, फोटो मतलब लाइट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे तोड़ के कॉमन सेंस से भी करेगा क्वेश्चन, तब भी हो जाएगा। ठीक है, इंसान कर सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन टाइम की वजह से क्वेश्चन करना सबसे मुश्किल है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि रेगुलर मैं एक दो क्लासेस अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, अपने टाइम के हिसाब से। और रेगुलर बैच में क्लासेस चल रही हैं, जो आना चाहता है भाई। ठीक है, जो बाहर, जो अभी बैच में है नहीं, जो आना चाहते हैं, 6005688910, इस पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आपको मैं बैच में एंटर कर लूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है। ठीक है, पूरा स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा, जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं सारा कुछ आपको पढ़ा दूँगा। PYQs करते रहेंगे। ये मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो बार बार देखने की कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो, ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।